ऑफ है, चलिए शुरू करते हैं। तो कल तक हमने रेजिस्टेंस पढ़ लिया था, करंट पढ़ लिया था, ठीक है, और ओम्स लॉ भी पढ़ लिया था। तो आज हमने करना है कि रेजिस्टेंस जो है वो दो तरीके से ऐड करी जा सकती है। एक जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, जो जो आपके सामने डायग्राम बनी हुई है, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट की डायग्राम है। इसमें से ये चीज है, इसको बैटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं, या बैटरी या सेल बोलते हैं इसको। ठीक है। और ये जो ब्लैक है ये वायर है। आई का मतलब होता है करंट। और करंट की कल मैंने डायरेक्शन बताई थी, जो करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। यानी कि ये जो बड़ा सेल है इसको पॉजिटिव बोला जाता है, और ये जो छोटा सेल है इसको नेगेटिव बोला जाता है। तो करंट की ये डायरेक्शन होगी, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, सॉरी, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये जो R1 R2 R3 है, ये रेजिस्टेंस है। तीन रेजिस्टेंस लगी हुई है इस पे। क्या लगी हुई है? तीन। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। इसमें तीन रेजिस्टेंस लगी हुई है, ठीक है। तो अगर ये सारी रेजिस्टेंस एक ही वायर में लगी हो, उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस इन सीरीज, सिंपल। ठीक है। अगर तीनों की तीनों रेजिस्टेंस एक ही वायर में लगी हो, उनमें कोई और दूसरी वायर ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस इन सीरीज। और इसको कैलकुलेट करने का सीधा साधा फॉर्मूला होता है, जो आर टोटल है आपकी पूरे सर्किट की जो रेजिस्टेंस है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सारी रेजिस्टेंस को ऐड कर। ये एक फॉर्मूला होता है, इसको डेराइव करना होता है। वो डेरिवेशन मैं बाद में बताता हूँ, आप बस इतना समझ लो कि टोटल रेजिस्टेंस अगर सीरीज में हो तो उसको कैसे निकालते हैं? सारी अलग अलग रेजिस्टेंस को सिंपली ऐड कर दो। जैसे सपोज करो, अगर ये रेजिस्टेंस 2 ओम की होती, ये 3 ओम की होती, और ये 4 ओम की होती, तो अपनी जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना आ जाता? 2 + 3 + 4। ठीक है, 9 ओम बन जाता। ठीक है। ओम पता है ना आपको? ओम जो है वो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। क्लियर है यहां तक? यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। ठीक है। तो दिस इज रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब दो पॉइंट्स और याद करने वाले हैं। पहला पॉइंट ये है कि जब भी हम रेजिस्टेंस इन सीरीज लगाते हैं तो क्या होता है? हर जगह पे जो वोल्टेज है वो सेम होती है। वोल्टेज इज सेम, मतलब कि। और करंट क्या होता है? वोल्टेज, सॉरी, डिफरेंट होती है। वोल्टेज इज डिफरेंट। और क्या सेम आएगा? करंट सेम होता है। समझ रहे हो? यानी कि अगर जैसे मैं यहां से लेके यहां तक एक वोल्ट मीटर लगाऊंगा, वो अलग वोल्टेज देगा, वो V1 बन जाएगा। और यहां से लेके यहां तक अगर वोल्टेज लगाऊंगा तो वो V2 बन जाएगा, वो अलग वोल्टेज देगा। ठीक है। और अगर मैं यहां से लेके यहां तक कोई वोल्ट मीटर लगाता हूं, तो वो अलग वोल्टेज देगा। V1 अलग होगी, V2 अलग होगी, और V3 अलग होगी। क्यों? क्योंकि वोल्टेज जो है वो अगर सीरीज में लगी हो, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगी हो, तो उन सबकी वोल्टेज क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है। लेकिन करंट सेम होएगा। करंट क्या आएगा? हर जगह सेम होएगा। ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है जी, क्लियर है? अब अगर मान लो क्वेश्चन आए कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है, तो बताओ कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, मान लो मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो बताओ रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? बताइए। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होगी या ज्यादा होगी? बताइए। ज्यादा होती है जी, नीलम जी को आता है, इंक्रीज होती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। इसको इस डायग्राम से ध्यान से समझेंगे। सपोज करो ये कोई एक वायर है, इस वायर में से ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इनके अंदर जो रुकावट है, जो आर है, वो बढ़ जाएगी। जैसे सिंपल एग्जांपल है, आप एक गली से जा रहे हो, उस गली में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, गर्मी का माहौल हो गया, तो वहां से निकलने वालों को दिक्कत होती है ना, क्योंकि वहां पे गर्मी ज्यादा है। ठीक है। वैसा ही इलेक्ट्रॉन्स को टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में दिक्कत होगी। तो मूव अगर दिक्कत ज्यादा होगी तो क्या है उसका मतलब? उसका मतलब है रेजिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? रुकावट। इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रुकावट को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस ही तो बोलते हैं। ठीक है। तो ये था रेजिस्टेंस इन सीरीज। अगर रेजिस्टेंस सीरीज में होगी तो उसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, सीधा ऐड कर देंगे।
ठीक है, उसमें वोल्टेज अलग अलग होगी लेकिन करंट सबका सेम है। अब अगर इसी रेजिस्टेंस को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दें, वो कैसे? अगर सारी की सारी रेजिस्टेंस अलग अलग वायर में लगी हुई, ये देखो R1 अलग वायर में है, R2 अलग वायर में है, और Rn अलग वायर में। Rn का मतलब जितनी मर्जी रेजिस्टेंस लगा सकते हो। अब इसमें जो टोटल R है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल R कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, इसमें उसको रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और ये चलता जाएगा जितनी भी रेजिस्टेंस आप लगाओगे। एन का मतलब जितनी भी रेजिस्टेंस लगाएंगे। समझ गए? अब इसमें भी दो पॉइंट्स है। सीरीज में थे जब तब वोल्टेज डिफरेंट होती थी, अब यहाँ पे क्या होगी? वोल्टेज सेम होगी। वोल्टेज इज सेम। कहने का मतलब इसको भी पूरी जितनी वोल्टेज है उतनी मिलेगी, बैटरी में जितनी वोल्टेज इसी को भी उतनी मिलेगी, इसको भी उतनी मिलेगी। आप लोगों ने किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा कि यहाँ पे वोल्टेज अलग अलग क्यों होगी? क्योंकि यहाँ से जब बैटरी में मान लो ये बैटरी जो है वो 10 वोल्ट की है, मान लो 10 वोल्ट की है, तो 10 में से कुछ वोल्टेज यहाँ पे यूज हो जाती है और बची हुई आगे जाती है, यानी कि R1 को सबसे ज्यादा वोल्टेज मिलेगी। R1 को वोल्टेज सबसे ज्यादा मिलेगी, फिर उसमें जितनी यूज होगी बाकी R2 को मिलेगी, और R2 से और सबसे ज्यादा कम वोल्टेज किसको मिलेगी? R3 को, क्योंकि उससे पहले 2 बार वोल्टेज यूज हो चुकी है, क्योंकि उससे पहले 2 बार वोल्टेज करंट सेम होएगा। ठीक है, सीरीज में करंट सेम होएगा। समझे? तो ये रिलेशन भी आ सकता है कि सीरीज में वोल्टेज का क्या रिलेशन होगा? सीरीज में V1 ज्यादा होगी, V2 कम होगी, V3 उससे कम। लेकिन पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो क्या डिफरेंट होगा? करंट। करंट इज डिफरेंट। R1 पे यहाँ पे जो करंट आएगा उसको I1 बोलेंगे, यहाँ पे करंट अलग आएगा इसको I2 बोलेंगे, और यहाँ पे जो करंट है वो अलग आएगा इसको I3 बोलेंगे। ठीक है, हमारे जो घर हैं, अपने जो घर हैं हाउस होल्ड, घर के अंदर बताओ कौन सा सिस्टम लगा होता है? सीरीज वाला लगा होता है या पैरेलल वाला? हमारे घरों के अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा। क्यों लगाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन? क्योंकि सपोज करो, अगर जैसे मान लो सीरीज है, इसमें यहां से कोई खराबी आ गई, R1 में कोई खराबी आ गई, तो R2 भी बंद हो जाएगा, R3 भी बंद हो जाएगा, क्योंकि R2 और R3 को कहां से वोल्टेज मिल रही है? उसी वायर से तो मिल रही है, और अगर यहाँ से वायर खराब होगी तो पीछे वाला भी सब खराब हो जाएगा। जैसे कभी खुशी के माहौल में जब हम वो लगाते हैं ना, एलईडी बल्ब लगाते हैं, है ना, उसमें से अगर एक बल्ब भी खराब जो हो जाए तो सारे ही बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो सारे किसमें लगे होते हैं? सीरीज में। लेकिन हमारे जो घर की फिटिंग है वो किसमें होती है? पैरेलल की, कि अगर मान लो एक पंखा खराब हो जाए या एक यूनिट खराब हो जाए तो बाकी सब चलता है। इसलिए हमारे घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा, क्योंकि हमारे घर के अलग अलग चीज को अलग अलग करंट दिया होता है। अब जो मान लो फ्रिज को अलग चाहिए, रेफ्रिजरेटर को अलग करंट चाहिए, एसी को अलग करंट चाहिए, ठीक है, पानी वाली मोटर को अलग करंट चाहिए, फैन को अलग करंट चाहिए, तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को अलग अलग करंट चाहिए, इसलिए उसको किस में लगाते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। किसमें लगाते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस लगी होती है उसको कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, रेसिप्रोकल। सीरीज में सीधा ऐड करना होता है, पैरेलल में उसका रेसिप्रोकल करके फिर ऐड करना होता है। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है सबको? अब इसके क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर हो जाएगा। अब हमको करना है जाउल्स लॉ। पावर, पहले पावर पढ़ेंगे कि पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे जाउल्स हीट लॉ। जाउल्स हीट लॉ, ये दो चीजें हमको पढ़नी है। तो जो पावर है ना जी, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो अब इसमें वर्क क्या है? ठीक है, लेकिन हमको पता है, हमने वोल्टेज वाले फॉर्मूले में करा था कि जो वोल्टेज है वो किसके बराबर होती है? वर्क डन अपॉन चार्ज। तो अगर इसमें से हमें वर्क का फॉर्मूला निकालना हो तो हम चार्ज को इधर ले जाएंगे, तो वर्क क्या बन जाएगा? वर्क इन वोल्टेज इंटू चार्ज। तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला आ गया अपने पास? वोल्टेज इंटू चार्ज, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वर्क की जगह पे क्या आ जाएगा? वोल्टेज इंटू चार्ज, वी क्यू, और नीचे क्या है? टाइम, टी। तो पावर का फॉर्मूला क्या बन गया? वी क्यू अपॉन टी। पावर का फॉर्मूला क्या बन गया? वी क्यू अपॉन टी।
लेकिन हमें पता है कि ये जो क्यू अपॉन टी है इसको क्या बोलते हैं, इसको करंट बोलते हैं। जो करंट है उसका फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन टी। ये पिछले चैप्टर में करा था मैंने। जो करंट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन टी। तो इस क्यू अपॉन टी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, आई। तो पावर का फॉर्मूला क्या बन गया, वी आई। पावर का फॉर्मूला क्या बन गया, वी आई। इसको यहीं पे बंद कर दो। अब हमको निकालना है एनर्जी का फॉर्मूला, और एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। लेकिन पावर क्या है, पावर हमने अभी निकाला, पावर किसके बराबर है, वी आई के। और टाइम तो टाइम होता है ना। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा एनर्जी का, वी आई टी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज का एक ये वाला फॉर्मूला यूज करूँ, वी इक्वल टू आई है, ओम लॉ, इसको ओम्स लॉ बोलते हैं। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज है वो किसके बराबर होती है, आई आर के। तो यहाँ पे मैं वी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, आई आर। और आई टी पहले से है, तो दो बार आई आ गया तो ये क्या बन जाएगा, आई स्केयर आर टी बन जाएगा। और जो एनर्जी है उसको हीट भी बोलते हैं, क्योंकि जो हीट होती है वो भी एक तरह की एनर्जी होती है। तो जो एच है वो किसके बराबर आ जाएगा, आई स्केयर आर टी। और इसी को क्या बोलते हैं, जाउल्स हीट लॉ। इसी को क्या बोलते हैं, जाउल्स लॉ ऑफ हीट, या फिर जाउल्स हीट। क्लियर हुआ। तो ये आपको कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, कुछ मेन फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के। ये चैप्टर इसीलिए थोड़ा टफ लगता है क्योंकि 4-5 फॉर्मूले हैं। अगर वो आपको आते हैं फिर आपके लिए ये चैप्टर टफ नहीं है। क्लियर हुआ। आप लोग यार अपनी मर्जी से क्लासेस लगाते हैं, कुछ लोग बीच में से कट ऑफ कर जाते हैं तो फिर मजा नहीं आता। अगर नहीं समझ आ रहा तो मेरे को बोलो कि कहाँ से समझ नहीं आ रहा, वो मैं करवा दूंगा, डोंट वरी। तो ये हीट जो है वो क्या आ गया, आई स्केयर आर टी के बराबर आ गया। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। चलो जी, उसके बाद है कमर्शियल यूनिट्स ऑफ एनर्जी। मतलब कि कमर्शियल यूनिट मतलब जिस यूनिट में हम उसको कमर्शियली यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, कमर्शियली। ठीक है, तो वो कैसे आएगा, किलोवाट आवर। ये वो यूनिट है जिसमें आपके बिजली का बिल आता है। हम बोलते हैं ना कि हमारा इतने बिल, इतने यूनिट्स बने हैं या इतने यूनिट्स हमने कंज्यूम करे हैं, वो किलोवाट आवर ही होता है। ठीक है, अब ये किलोवाट आवर बना कैसे, ये देखते हैं। हमको पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। लेकिन अगर मैं इस टाइम को इधर ले जाऊं तो पावर इंटू टाइम क्या आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगा, है ना। अब पावर के यूनिट क्या होते हैं, वॉट। और टाइम के यूनिट क्या होते हैं, सेकंड, है ना। तो एनर्जी के यूनिट क्या बन जाएंगे, वोट पर सेकंड। लेकिन अगर मैं ये बड़े यूनिट्स लूं, वोट को किलोवाट कर दूं, तो सेकंड्स को भी क्या करना पड़ेगा, आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, किलोवाट। तो इसका मतलब जो किलोवाट आर है वो किसके यूनिट्स हैं, एनर्जी के। किलोवाट आर किसके यूनिट्स हैं, एनर्जी। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो किलोवाट आर है ये 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जाउल के बराबर होता है। ऐसा कैसे पता चला, देखो, किलोवाट आवर में कितने किलोवाट में कितने वाट होंगे, 1000 वाट। ठीक है। और एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 60, 36, 60 इंटू 60, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 इंटू 10 की पावर 5 आ जाएगा। उसको आप क्या लिख सकते हैं, 3.5 इंटू 10 की पावर 6। तो इसका मतलब अपना जो 1 किलोवाट आवर है वो किसके बराबर होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6। और 10 की पावर 6 को मेगा जॉल भी लिखते हैं, तो इसको 3.6 मेगा जॉल भी बोल सकते हैं। 10 की पावर 6 को मेगा जॉल बोलते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। तो ये वो यूनिट्स हैं जो आपके इलेक्ट्रिसिटी क्या बिल बनाने में हेल्प करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऐसे ही कैलकुलेट करा जाता है किलोवाट आवर के हिसाब से। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। सिंपल सी बात है, कुछ कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है इसमें। ठीक है, अभी है हमारे पास 20 मिनट, 15-20 मिनट है, तो आप उसके न्यूमेरिकल्स कर लेते। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है,
चलो, तो इस स्लाइड में आपका क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, पहला क्वेश्चन है, ये बताओ, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैरी 1 कूलम चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन्स मिला के 1 कूलम चार्ज बनता है। आपको पता है जो चार्ज है, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, कूलम, है ना। और हमको ये भी पता है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, इतना ही होता है ना। तो बताओ कि 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स में होता है, बताओ। यहाँ पे आंसर लिखते हैं इसका, 1 कूलम चार्ज जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स में होता है, बताओ। 9 नहीं है, 10 की पावर 9 कूलम नहीं है, ये तो चार्ज आ गया ना। और वो भी 10 की पावर 9 नहीं होता, 10 की पावर -9 चलो मैं बता देता हूँ, 1 कूलम चार्ज जो है ना, वो 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स में होता है। मुझे कैसे पता चला, आप कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है, एन क्यू, ये आप याद रखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, एन क्यू। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और क्यू का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 10 की पावर 18, और क्यू कितना आएगा, क्यू आएंगे आपके पास 1.6 इंटू 10 की पावर -9, ठीक है। अभी इसको जब कैलकुलेट करेंगे, तो 6 इंटू 1.6 यहाँ बच जाएगा, इंटू 10 की पावर 18, और ये जो 10 की पावर 19 है, ये नीचे चला जाएगा, ये पॉइंट उड़ाया तो एक 10 और आ जाएगा इसके। अब 18 से 18 कटेंगे तो 10 बच जाएगा, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा 6.16 इंटू 100, और ये बन जाएगा लगभग 96/100, जो कि लगभग लगभग 1 के बराबर। तो 1 कूलम चार्ज जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को मिला के बना, 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स को मिला। क्लियर है, ये अब याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स को मिलकर बनता है। सबको ये तो पता होता है सबको कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10 की पावर -9, लेकिन 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दिस मच, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो इसके ऊपर बन सकता है वो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिसिटी किस तरह की क्वांटिटी है। पहली ऑप्शन आएगी ये स्केलर है, दूसरी ऑप्शन आएगी ये वेक्टर है, और तीसरी ऑप्शन आएगी टेंसर, एक टेंसर क्वांटिटी होती है, और चौथी ऑप्शन आएगी नन ऑफ दीज। बताओ इलेक्ट्रिसिटी किस तरह की क्वांटिटी है, सोच के बताओ अंजलि जी, टेन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, सपोज करो ये एक सर्किट है, ये एक सर्किट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। टेंसर पता कौन सी क्वांटिटी होती है, ऐसी स्केलर क्वांटिटी जो डायरेक्शन भी हो, जिसमें हम डायरेक्शन भी लिखते हैं, उसको डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके डायरेक्शन नोट जरूर करते हैं, उसको टेंसर बोलते हैं। ऐसी क्वांटिटी जो स्केलर हो बट उसको उसकी डायरेक्शन मेंशन करनी पड़े, उसको टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। आपके सिलेबस में नहीं है तो ये टेंसर वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे बोथ लिखा होगा, बोथ स्केलर और वेक्टर, तो आप नन ऑफ दिस टिक करोगे, क्या टिक करोगे, नन ऑफ दिस। वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसपे बड़ी जबरदस्त बहस हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है, बिल्कुल है, लेकिन उसकी डायरेक्शन भी मेंशन करनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि वो देखो, वो हर पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। इधर देखो, यहाँ इधर जा रही है लेफ्ट हैंड साइड, फिर ऊपर जा रही है, फिर राइट हैंड साइड जा रही है, फिर डाउनवर्ड आ रही है, फिर लेफ्ट हैंड साइड जा रही है, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। तो हमें ये जो डायरेक्शन डायरेक्शन चेंज जो है, इसको मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। क्लियर है, तो इलेक्ट्रिसिटी है तो स्केलर क्वांटिटी, बट उसकी डायरेक्शन भी मेंशन करनी पड़ती है, समझे आप लोग। ये भी एक लॉजिकल क्वेश्चन बनता है इसका।
लेकिन वेक्टर नहीं है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जो डायरेक्शन चेंज करने से जिनकी वैल्यू चेंज होती है, इसकी वैल्यू नहीं चेंज होती, बस डायरेक्शन में फर्क पड़ता है। चलिए नेक्स्ट। अभी इसके बाद और क्वेश्चन इसमें ये आ सकता है। गैल्वेनिक सेल हो गया। अच्छा, रेजिस्टिविटी के यूनिट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी, ये पूछा जा सकता है। रेजिस्टिविटी के यूनिट्स क्या होते हैं? अगर आपने पढ़ा हुआ है फिर तो। नहीं जी, रेजिस्टिविटी के यूनिट्स होते हैं जी। पहला ऑप्शन है ओम, दूसरा ऑप्शन है ओम मीटर, तीसरा ऑप्शन है ओम पर मीटर, चौथा ऑप्शन है नो यूनिट्स। चलो आपके वाला ऑप्शन डाल देते हैं नीचे। बताओ, बताओ अंजलि जी क्या आएगा, रेजिस्टिविटी के क्या यूनिट्स होते हैं? आपने शायद कल वाला लेक्चर नहीं लगाया, मैं आपको बता देता हूँ। जो रेजिस्टिविटी होती है ना जी, रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस को जब हम लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है। तो इसका आंसर आएगा, रेजिस्टेंस के यूनिट क्या हुए ओम, लेंथ के यूनिट क्या हुए मीटर। ये कैसे बना ये भी बता सकता हूँ। ओम मीटर, यस, ओम मीटर आंसर आएगा। ये कैसे बना वो भी बता सकता हूँ। देखो, आप लोगों ने रेजिस्टेंस के यूनिट करे होंगे, रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला कब पढ़ा होगा आपने, रो इज इक्वल टू एल बाई ए, पढ़ा है? ये जो रो है ये रेजिस्टिविटी होती है। अगर हम इसमें से रो का फॉर्मूला निकालने की कोशिश करें तो ए इधर आ जाएगा रेजिस्टेंस के साथ, तो आर ए बाई एल हो जाएगा, ये रो है। अब जो एरिया है वो भी क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ ही तो होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ब्रेड्थ भी तो एक तरह की लेंथ ही है। तो एक लेंथ से एक लेंथ कट जाएगी, तो अपनी जो रेजिस्टिविटी है वो किसके बराबर आ जाएगी, रेजिस्टेंस इंटू लेंथ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसमें कोई वो बात नहीं है। मैंने ये तो कहा ही नहीं कि आपको आता है या नहीं आता, मुझे पता है आपको मोस्ट ऑफ द सिलेबस आता है, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो नहीं आते, वो कर लो, इसलिए तो करवा रहा हूँ मैं, इसीलिए तो करवा रहा हूँ। तो जो रेजिस्टिविटी है वो कैसी बनेगी, रेजिस्टेंस इंटू लेंथ, और उसके यूनिट्स क्या बन जाएंगे, ओम मीटर। और रेजिस्टिविटी को डिनोट कैसे करते हैं, आर एच ओ, रो से। ये टेढ़ा सा नाइन होता है, इसको रो बोलते हैं। क्लियर है? चलो अच्छा है, अगर आपने नहीं करा हुआ ये चैप्टर, अभी मेरा करवाने से आपको फायदा हो जाएगा और क्या, या थोड़ा कंफर्म हो जाएगा, है ना? क्लियर है? सही। इसके अलावा क्वेश्चन आता है, सर्किट डायग्राम पे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे ये बैटरी लगी होगी, उसमें ये रेजिस्टेंस लगी होगी, एक, दो, और यहाँ पे ऐसे तीसरी लगा देंगे, तीन। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, करंट यहां से जाएगा इस तरीके से, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है करंट। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, वो आपसे ये पूछेंगे कि R1 और R2 कैसी हैं, R1 और R2 के बीच में क्या रिलेशन है, पहला सीरीज में है, दूसरा पैरेलल में है, तीसरा बोथ, और चौथा नन ऑफ दिस। बताओ क्या आएगा, R1 और R2 कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज में, बहुत बढ़िया, R1 और R2 क्या है, सीरीज में, वेरी गुड। अब क्वेश्चन चेंज कर देंगे वो, कि R1 और R3 के बीच में क्या रिलेशन है, R1 और R3 क्या है, R3 क्या है, ये वाली और ये वाली जो रेजिस्टेंस है वो कैसी है, पैरेलल, वेरी गुड। अच्छा, एक क्वेश्चन और बन सकता है, R2 और R3 के बीच में क्या रिलेशन है, सीरीज में है कि पैरेलल में? बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बस ऐसे ही अलग अलग कॉम्बिनेशन आएंगे, एक आधा कॉम्बिनेशन और ट्राई कर लेते हैं ना, ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए।
एक, दो, तीन, ठीक है, ऐसा लगा दिया। एक इसको कुछ इस तरीके से लगा देते हैं, इधर और एक इधर। R1, R2, R3, R4, R5। अभी बताइए, अभी बताइए, अब मैं आपको पूछूं अगर कि R4 और R5 में क्या रिलेशन है। R4 और R5 में क्या रिलेशन है बताओ। R4 और R5, बिल्कुल सही, पैरेलल, बहुत बढ़िया। अच्छा, R1 और R4 में क्या रिलेशन है। R1 और R4, R1 और R4 किसमें है? इसमें पता क्या करना पड़ेगा अब आपको। अब इसमें दो तरीके हैं, या तो आप R1 + R2 + R3 कैलकुलेट करके जो भी आंसर आएगा उसको R4 ऐसे, R1 + R2 और R3 कैसे निकालोगे आप, सिंपली ऐड करके, वो आपके पास क्या आ जाएगी, R आ जाएगी। उसके बाद आप R4 और R5 को इस फॉर्मूले से करोगे, R4 और R5 को पैरेलल वाले फॉर्मूले से जोड़ोगे। ठीक है, एक आपके पास RA आ जाएगी यहाँ से, और यहाँ से क्या आ जाएगी आपके पास RB। ठीक है, फिर उन दोनों को आप सीरीज में काउंट कर लो, RA + R, ऐसे सोल्व करो। पहले आप R4 और R5 को पैरेलल में काउंट करोगे, उसमें से जो भी कोई एक रेजिस्टेंस आएगी आपके पास उसको आप इन तीनों में ऐड करो। समझ गए, बड़ा सिंपल सा है, लेकिन कई बार बुक के अंदर या पेपर के अंदर थोड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन डाल देते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये आ सकता है क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुक में मेंशन किया हुआ है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वायर, ठीक है, फ्लो ऑफ प्रोटॉन इन वायर, सी फ्लो ऑफ चार्ज इन वायर, डी नन ऑफ दिस। क्या आएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कौन मूव करता है वायर के अंदर, जैसे ये एक वायर है मान लो, ऐसे ये एक सिलेंड्रिकल वायर है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं प्रोटॉन्स भी हैं। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, प्रोटॉन करते हैं, ये कौन करता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब होता है अंजलि जी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते, सिर्फ वाइब्रेट करते हैं हल्का सा, जैसे यहां से लेके यहाँ तक। जैसे ये इसको धक्का मार देगा, ये आगे वाले को, ये आगे वाले को। जैसे मान लो आप लोग लाइन में खड़े हो और लाइन में मूव करो तो उसको क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब बताइए वायर के अंदर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन शो करता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, चार्ज, या नन ऑफ दीस। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही। प्रोटॉन्स तो मूव ही नहीं करते ना जी, प्रोटॉन क्यों मूव करेंगे, है ना, हमने चार्ज दिया है किसको मूव कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्लियर है। एक और सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लो ऑफ चार्ज इज, या फ्लो ऑफ करंट इज, करंट का जो फ्लो है वो कैसा होता है, ए इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में, बी ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट, सी बोथ, डी नन ऑफ दिस। बताओ, फ्लो ऑफ करंट जो है, करंट का जो फ्लो किस तरफ होता है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट, दोनों, नन ऑफ दिस। हाँ जी बिल्कुल, ए ऑप्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ, नहीं गलत, गलत गलत। देखो, आप लोगों ने शायद देखा नहीं, ये मान लो एक वायर है,
इस वायर को मैंने बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे मूव करेंगे? वो तो खुद ही नेगेटिव है, पॉजिटिव के पास जाएंगे ना तो वो इस तरफ मूव करेंगे, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे? नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन जो अपना करंट है वो कैसे मूव करता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो बी ऑप्शन आएगा। जो करंट है उसका फ्लो जो है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट होता है, ठीक है। जो करंट है उसका फ्लो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के क्या होता है? ऑपोजिट होता है जी, बिल्कुल ऑपोजिट होता है, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। कल संडे है, कल आप इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर करेंगे, कल हम क्लास को ओपन रखेंगे, ठीक है। कल ओपन क्लास होगी, आप किसी को भी लिंक शेयर कर सकते हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए उसमें, ठीक है। तो उसमें अपना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, ठीक है। प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए फिर कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है। फुल चैप्टर करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी और दूसरे क्वेश्चंस भी, ठीक है। तो कल मिल रहे 5:15 बजे कल क्लास रहेगी। एक मिनट, कल थोड़ा जल्दी होगी, कल क्लास थोड़ा जल्दी होगी, कल क्लास होगी आपकी 2-3 बजे के आसपास, ठीक है। वो मैं ग्रुप में डिस्कस करके पूछ लूंगा कितने बजे रख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है अंजलि जी, कल मिलते हैं। ओके जी। सब लोग कल के लिए पढ़ के आना प्लीज। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही।